नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण किताबों की जो यूजीसी नेट परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं और इन प्रश्नों के आधार पर, इन किताबों और उनके लेखकों के आधार पर किस तरह से नए प्रश्न खड़े हो सकते हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दीपेश चक्रवर्ती की ये यहाँ पर एक किताब दी हुई है, तो इससे आप समझ सकते हो कि किस तरह से किताब और उनके राइटर के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा नोटबुक बना के रखना जहाँ पर आप किताब और उनके राइटर के बारे में लिखो। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको लिखना है कि किताब किस बारे में है, लेखक किस विचारधारा से संबंध रखता है, लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको इस तरह से थोड़ा विवरणात्मक तरीके से लिखना है। इससे ये होगा कि मान लीजिए अगर यहाँ पर दीपेश चक्रवर्ती की किताब ना पूछकर ये पूछा जाता कि दीपेश चक्रवर्ती इतिहास की किस धारा से संबंध रखते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते। क्यों? आप बोलते कि भाई मैंने तो दीपेश चक्रवर्ती की किताब बस पढ़ी है, कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री, और ये इस तरह की किताबें बस पढ़ी हैं मैंने दीपेश चक्रवर्ती की। अगर वो पूछ लिया जाता तो मैं बहुत आसानी से बता सकता था कि ये दीपेश चक्रवर्ती ने लिखे हैं या ना लिखे हैं, लेकिन मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं कि वो किस विचारधारा से संबंधित रखते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इन्हें देखो, बाकायदा इनके नोट्स बनाओ और साथ ही साथ थोड़ा और जानने का प्रयास करो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रोवेंशलाइजेशन, क्या लिखा भाई ये? प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप, पोस्ट कॉलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस किसकी रचना है? तो ये अजीब सी नाम वाली भाई ये है दीपेश चक्रवर्ती की, और कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री भी इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है दीपेश चक्रवर्ती की। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया डेविड अर्नोल्ड की रचना है। गांधीज पैशन स्टैनली वॉलपोर्ट की रचना है। और ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड द बंगाल रेनेसांस डेविड कॉक की रचना है। दोस्तों, इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल में यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर ना केवल मैंने पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया हूं जितना मैं कर सकता हूं, हालांकि बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे छूट गए हैं जिन्हें मैं लगातार कर रहा हूं। तो आप वहां पर से जाकर गाइडेंस ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो आप ज़रूर उन वीडियो से पढ़ भी सकते हैं। उनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए, जून 2019 में किस तरह से किताबों पर प्रश्न बने थे यूजीसी नेट हिस्ट्री के पेपर में, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, 4 किताबें थीं और उनके राइटर के नाम पूछ लिया गया था। अर्बन डिकॉय इन इंडिया किसकी रचना है? तो आर.एस. शर्मा की है। द आर्ट ऑफ गुप्त इंडिया, एम्पायर एंड प्रोविंसेस किसकी रचना है? तो ये है जोना विलियम्स की। द वंडर दैट वाज इंडिया ए.एल. वासम की है। और मिथ एंड रियलिटी स्टडीज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये किसकी रचना है? तो ये है डी कोसाम्बी की। ठीक है, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको बाकायदा इनके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स में आपको थोड़े से पॉइंट अलग अलग करके भी लिखना कि डी कोसाम्बी की और कौन कौन सी रचना है, डी कोसाम्बी किस विचारधारा से संबंध रखते हैं और उनका संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टेक्निकल होके पढ़ना या फिर थोड़ा सा एनालिटिकल पढ़ना। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना समस्या जाती है। आइए देखते हैं आगे। किस फारसी पुस्तक में कपास गुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है? सीरत फिरोज शाही में ये संदर्भ हमें देखने को मिलता है। अगली किताब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, किसकी रचना है? तो बेरा एंड स्टे की रचना है। फेमिंग्स इन इंडिया, बी.एम. भाटिया की रचना है। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस इन इंडिया, डी.एच. बुचानन की रचना है। इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन इन इंडिया, डी.आर. गाडगिल की रचना है। और शाहजहांनामा इनायत खान की रचना है। नुस्खा ये दिलखुशा भीमसेन की रचना है। आलमगीर नामा मोहम्मद कासिम की रचना है। बहार आज़म मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद की रचना है और बादशाहनामा मोहम्मद बारिश की रचना है। कॉलोनियलिज्म, ट्रेडिशन एंड रिफॉर्म एंड एन एनालिसिस ऑफ गांधीज पॉलिटिकल डिकोडर्स, ये किसकी रचना है? तो ये है भीखू पारेख की रचना। अब हमारे मन में अक्सर ये सवाल बनता है कि भाई यूजीसी नेट में तो कहीं से भी किताबें उठाकर पूछ लेते हैं, तो हम कौन सी किताबों को पढ़ें, कौन सी किताबों को छोड़ें और कहाँ पर ये सारी किताबों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ये नॉर्मल सा हमारे मन में सवाल बनता है। तो दोस्तों, आप जब यूजीसी नेट की तैयारी करते हो तो आपको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़नी चाहिए। मतलब कि आपको ये नहीं लेना चाहिए कि भाई गाइड ले लेता हूँ जिसमें क्वेश्चन भी होंगे और वो टॉपिक भी होगा, उससे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि एक प्रकार से आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हो। और आपको तो पता ही होगा कि पीएचडी में कहीं से भी उठा के कुछ भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप अच्छी किताबों से आपको पढ़ना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड वाली होगी। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केपी श्रीवास्तव एंशिएंट इंडिया के लिए है, हरीश चंद्र वर्मा के 2 वॉल्यूम आते हैं मध्यकाल के लिए, और आधुनिक काल के लिए भी रचना है। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, मैं उनका क्या नाम था उनका, अ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो इस तरह से आपको अच्छी किताबों से पढ़ना चाहिए। और जब आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा मुग़ल काल के बारे में, तो मुग़ल काल जब आप पढ़ते हैं किताब में, तो शुरू में उसके स्रोत दिए होते हैं कि मुग़ल काल की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। आपको वहाँ पर से जो लेखक आपको देखने को मिलेंगे, आप उनके नोट्स बना सकते हो। दिल्ली सल्तनत में अल-बरूनी हो गया या ज़ियाउद्दीन बर्नी हो गया, अबुल फज़ल वगैरह हो गए, तो ये जब आपको देखने को मिलते हैं ना, तो आप इनके सारे जो जितने भी इनके ग्रंथ हैं, आप सबके नोट्स बना लो और किस में क्या वर्णन है एक एक लाइन में वो भी लिख सकते हो। ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से जब आप बनाओगे तो बिना किसी समस्या के जब आप पढ़ोगे किताबों से, उसी दौरान आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसी दौरान आपके ये राइटर वाले नोट्स भी बन जाएंगे। और यकीन मानिए, हर बार एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन किताबों से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको 6 से 8 नंबर अगर चाहिए तो आप ज़रूर ऐसी तैयारी कीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट से यहाँ पर जेआरएफ डिसाइड होता है। क्योंकि परसेंटाइल बेस्ड ये एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। 40% का जो स्टैंडर्ड होता है उसको तो कोई तुक्का मार के भी वैसे ही क्रॉस कर लेता है, लेकिन उससे कोई मायने नहीं रखता। जैसे हमारे स्कूल में होता है ना कि जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज होंगे वो टॉपर बनेगा। अब कई बार टॉपर 85% वाला बन जाता है, तो कई बार 60% वाला टॉपर बनता है। वो एग्ज़ाम कितना कठिन है उस पर निर्भर करता है, और बच्चे कितने इंटेलिजेंट है उस पर भी निर्भर करता है। इसी तरह से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कई बार कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, कई बार नीचे रह जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ पर अपने को पता है कि भाई यहाँ पर से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही जाएगा, तो उस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर आप कर लो कि वहाँ पर से आपका क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो नेट का, किसी भी टाइम का, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, इनसे एक एक क्वेश्चन बनना तय ही होता है, ठीक है ना। मुग़ल काल में चित्रकारी या वास्तुकला चित्रकारों के बारे में पूछेगा, नहीं तो वास्तुकला पर पूछेगा, या औरंगज़ेब या अकबर से जुड़ा कोई प्रश्न पूछेगा। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। संगम काल से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, आप पढ़ सकते हो। विजयनगर से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में राइटर्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, जो अबुल फज़ल वगैरह हुए, ज़ियाउद्दीन बर्नी हुए, अल-बरूनी वगैरह हुए, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इतना मैं यहाँ पर वीडियो को लंबा करने का मेरा मकसद नहीं है कि मैं व्यूज़ टाइम या फिर वॉच टाइम बढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा चैनल तो मोनेटाइज है ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं इतनी अपने गले को तकलीफ़ सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं चीज़ों को समझा पाऊँ। मेरे टीचर मुझसे अक्सर ये कहते थे, मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं ली थी एग्ज़ाम देने के लिए। हिस्ट्री के पेपर में, फर्स्ट पेपर में ज़रूर मैंने उत्कर्ष से, जो अनिल मेहंदी रत्ता सर है, उनका बैच लिया था। लेकिन हिस्ट्री में मैंने सेल्फ स्टडी की, और स्टडी हमारे साथ करके एक यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर,
उसके जो देवेंद्र सर हैं उनके वीडियोस को मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया था, जो उनके PYQ वगैरह हैं उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। और ये जो मैं आपको ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सब वही हैं जो मैंने उनके वीडियोस को देख देख कर बनाया था। तो मुझे इनसे लाभ हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें और लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो वो मुझसे ये कहते थे कि भाई अगर आपको पता है कि बौद्ध धर्म से एक सवाल आना ही आना है, आपको पता है कि जैन धर्म या सिख धर्म से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो एक दिन पूरा लगा लो, 2 दिन पूरा लगा लो, लेकिन उस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर करो कि वो क्वेश्चन बाहर से नहीं आना चाहिए। अशोक के शिलालेखों से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो इतने अच्छे से शिलालेखों को रट लो, समझ लो, शॉर्ट ट्रिक बना के समझ लो कि वो उससे क्वेश्चन बाहर से भी कहीं से भी आए वो आपके दिमाग में रहना चाहिए और आप उसका आंसर कर पाओ। तो यही कहने का मतलब है कि अगर आपको पता चल गया कि तो कोई टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आता है तो आप उसको अच्छे से कवर कीजिए। ये टॉपिक में किताबें भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ पर हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री किसकी रचना है? तो हाजी कॉलिंगवुड की है। ऑन हिस्ट्री एरिक हॉब्सबॉम की है। और द कॉलिंग ऑफ हिस्ट्री ये किसकी रचना है? दीपेश चक्रवर्ती की। और दीपेश चक्रवर्ती की एक रचना हम यहाँ पर देख चुके हैं जिसका नाम बहुत ही खतरनाक है। अब इसके बाद में देखिए अगला आता है हिस्टोरियंस क्राफ्ट किसकी रचना है? तो मार्क ब्लॉक की है। द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज माइकल फोको की है। कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म एडवर्ड सईद की रचना है। मेटा हिस्ट्री जो है वह हेडन बाइट की रचना है। किताब उल रहला इब्न बतूता की है। रेमांस्ट्राई फ्रांसिस्को पेल्सर्ट की रचना है। और ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर फ्रैंको वर्नियर की रचना है। ट्रेवल्स इन इंडिया जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर की रचना है। और अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है अगले सवाल में क्या पूछा था उसने पूछा था ग्रंथ और उनका सब्जेक्ट क्या है, उनकी विषय वस्तु क्या है, मतलब ग्रंथ मुख्य रूप से किस बारे में है। तो देखिए भुवन कोश जो है वह ज्योतिष के बारे में है। ब्रह्म जातक भुवन कोश भूगोल के बारे में है। ब्रह्म जातक ज्योतिष के बारे में है। 10 रूपक नाट्य कला के बारे में है। और मानसार वास्तुकला के बारे में है। तो ये 4 ग्रंथों का उसने एक क्वेश्चन पूछा और यहाँ पर बताना था कि ग्रंथ का विषय वस्तु क्या है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह से बहुत सारे कंफ्यूजिंग प्रश्न पूछते हैं ये, जैसे कि एक लीलावती नाम का ग्रंथ आता है जो कि गणित का ग्रंथ है, लेकिन लीलावती से समझ में आता है कि कोई सौंदर्य शास्त्र का या साहित्य का ग्रंथ होगा। तो इस तरह से भी कंफ्यूजिंग प्रश्न होते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। नील दर्पण किसकी रचना है? तो नील दर्पण जो है वह दीनबंधु मित्र की रचना है। और इसमें नील किसान आंदोलन का जो नील विद्रोह है उसका वर्णन इसमें मिलता है। अब अगला जो आता है वह देखिए हस्त बेहस्त किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अब देखिए यहाँ पर एक रचना पूछी थी उसने, तो मैंने बाकी रचनाएं भी यहाँ पर लिखा। और भी रचनाएं हैं जो आपको नोट्स बनाकर लिखनी है। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो किताब में बाकायदा अमीर खुसरो आएगा, उसका टॉपिक आएगा। तो जब आप अमीर खुसरो को पढ़ोगे तो आपको अलग से उसके नोट्स बनाने हैं और उसके ग्रंथों को लिखना है। और एक एक लाइन में लिखना है कि हस्त बेहस्त में क्या वर्णन मिलता है, मतलाउल अनवर किससे संबंधित है, साथ ही साथ अमीर खुसरो का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था और ये किन किन शासकों के दरबार में रहा, ये भी आपको लिखना है। इसकी विचारधारा कैसी थी ये भी आपको समझना है। इस तरह से जब आप विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ोगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, न केवल नेट या सेट के एग्ज़ाम में, बल्कि आपका एक बहुत मजबूत आधार तैयार हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। तो तैयारी ऐसी कीजिए कि जो आपको बाद तक काम में आए। मतला उल अनवर जो है वह अमीर खुसरो की रचना है। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की। नूह से पेहर अमीर खुसरो की। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की रचना है। द लेगेसी ऑफ द लोकमान्य थियोडोर एल साई की रचना है। द इंडियन स्ट्रगल 1935 टू 1942 सुभाष चंद्र बोस जी की ये रचना है। माई मेमोरीज ऑफ INA
एंड इट्स नेताजी शहनवाज खान की रचना है। ये एक प्रमुख कमांडर थे आईएनए में और बाद में इन्होंने ये रचना लिखी। आगरा बाजार हबीब तनवीर की रचना है वतन गिरीश कर्नाड की। और अंधा युग के लेखक जो हैं वह धर्मवीर भारती जी हैं और घासीराम कोतवाल पीजे तेंदुलकर एवं तबकात ए नासिरी मिन्हाज सिराज की रचना है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं जो पूछी जा चुकी हैं और उनके राइटर हैं, और मैंने आपको बता दिया हूँ कि किस तरह से आपको अपने पढ़ने का माइंडसेट तैयार करके रखना है। आपको इन किताबों को विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ना है। साथ ही साथ कोई भी परीक्षा हो, ये सिर्फ नेट की परीक्षा के लिए नहीं है, जहाँ से पता है कि ज़्यादातर बार एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। हो सकता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, तो क्या हुआ, आपको उस टॉपिक की अच्छी समझ तो हो गई, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि सवाल आएगा। और अगर आपने उसको नॉर्मल पढ़ के छोड़ दिया और अगर सवाल आया तो फिर आप क्या करोगे। इससे अच्छा है कि आप उस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ लो। और ये आप कब समझोगे, जब आप PYQ लगाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र देखोगे। तो भाई वही बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा जब आपका एग्ज़ाम निकलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल के एग्ज़ाम में भी दिमाग लगाना पड़ता है, जहाँ पर कुछ हज़ार बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ लाख बच्चों की बात होती है भैया। तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है टाइमलाइन कि आप 10 घंटे 12 घंटे कितने पढ़ें। आप जितना टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो उतना ही वो है। मैंने एक चीज़ अपने टीचर से सीखी है कि जब आप पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो। जब आप कहीं घूमने जाओ या पढ़ाई से अलग आपका दिमाग हो, तो उस टाइम पर पढ़ाई के बारे में 1 सेकंड के लिए भी मत सोचो। मैं तो जब भी कहीं जाता हूँ और मेरे जो रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, जो मेरे भाई वगैरह हैं, वो मुझसे पूछते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा ज़्यादा मत बोल, वरना यहीं तो कुड़ जाएगा। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई पढ़ाई घर में छोड़ के आए, अब यहाँ पर नॉर्मल रहना है अपने को। तो इस तरह से आप भी चीज़ों को देख सकते हैं कि अपनी पढ़ाई में इतने डूब जाओ कि आपको दुनियादारी से कोई मतलब ना हो। और जब आप दुनियादारी में आओ तो फिर पढ़ाई वगैरह की टेंशन सब छोड़ के जाओ। तो बस यही थी कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था। फिर मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।